हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद अक्षर, जहाँ नर्सिंग के हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक को नस्तानाबूद किया जाता है और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक डील किए जाते हैं जो आपके अपकमिंग सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही कतई जहर साबित होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी के बारे में। ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है, आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार सेमेस्टर एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी के बारे में जानेंगे। क्या होता है, क्यों देते हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, क्या मैनेजमेंट होता है, कितना वोल्टेज देते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में कंप्लीट वन शॉट वीडियो क्विक लर्निंग सीरीज जिसे हम बात कर रहे हैं, मैं इस टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ ईसीटी क्या होती है। ईसीटी, अरे मैं ईसीटी की बात करूँ तो ईसीटी होती है इलेक्ट्रिकल करंट कन्वर्ट ब्रेन एबनॉर्मल एक्टिविटी into नॉर्मल एक्टिविटी, यानी एबनॉर्मल एक्टिविटी को नॉर्मल एक्टिविटी में कन्वर्ट करना, इसी को बोलते हैं ईसीटी इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। ये एक इलेक्ट्रिकल करंट होता है जो ब्रेन के एबनॉर्मल एक्टिविटी को नॉर्मल एक्टिविटी में क्या करते, कन्वर्ट करते हैं, उसे बोलते हैं ईसीटी। किसके द्वारा दिया गया था? तो 1938। अरे मैं बात करूं किसके द्वारा दिया गया था, तो 1938 यूगो सर्टिली एंड लूसिनो बिन्नी के द्वारा ईसीटी दिया गया था। ये इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी दी गई थी। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर कितना वोल्टेज देते हैं करंट, तो वोल्टेज देते हैं 70 to 130। जिसमें एम्पियर की बात करूँ 200 से 1600 मेगा एम्पियर में देते हैं। अरे 70 से 130 वोल्टेज देते हैं और मेगा एम्पियर की बात करूँ तो 200 से 1600 मेगा एम्पियर देते हैं। इलेक्ट्रिकल ईसीटी का करंट कितने ड्यूरेशन में वो देते हैं, क्या ड्यूरेशन होता है, तो 0.5 से 1 सेकेंड होता है। यानी 1 सेकेंड, यानी अगर मैं बात करूँ तो लेस देन 1 सेकेंड होता है। मैं बात करूँ यहाँ पर ईसीटी कैसे दे सकते हैं, तो ईसीटी देने का अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पेड प्लेसमेंट की, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पेड प्लेसमेंट की बात करूँ तो पेड प्लेसमेंट दो तरीके से दिए जाते हैं। एक होता है यूनिलेटरल और एक होता है बायलेटरल। एक होता है यूनिलेटरल और एक होता है बायलेटरल। ठीक है, यूनिलेटरल के अंदर और बायलेटरल में क्या होता है समझिए। पहले बात करूं मैं बायलेटरल। अगर मैं बात करूं यहाँ पर बायलेटरल की, तो बायलेटरल के अंदर देखो टेम्पोरल लोब पर प्लेसमेंट किया जाता है। कहाँ पे प्लेसमेंट किया जाता है? टेम्पोरल लोब पर प्लेसमेंट किया जाता है। टेम्पोरल लोब को कैसे मतलब डिफाइन करेंगे कि टेम्पोरल लोब को कैसे पहचानेंगे कि टेम्पोरल लोब में क्या होता है। एक इमेजनरी लाइन को हम ड्रॉप करते हैं, इमेजनरी लाइन ड्रोवन आउटर कैंथस ऑफ आई टू tragus of ear and midpoint above 3 सेंटीमीटर। यानी क्या होता है, टेम्पोरल लोब तो से क्या होता है, एक इमेजनरी लाइन खींचो आउटर
ऑफ आई से ट्रेगस ऑफ ईयर और उसके बीचों बीच 3 सेंटीमीटर ऊपर चले जाओ, वो आपका कौन सा होता है? टेम्पोरल लोब होता है। तो ये बायोलेटरल ईसीटी की क्या है? प्लेसमेंट है, पैड प्लेसमेंट। अब मैं बात करूं यहाँ पर सबसे पहले यूनिलेटरल, बायोलेटरल के बाद दूसरा है यूनिलेटरल की। तो यूनिलेटरल में क्या होता है? दोनों बायोलेटरल एक यूनिलेटरल, ठीक है। दूसरा यूनिलेटरल में प्लेसमेंट करा जाता है नॉन डोमिनेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, नॉन डोमिनेंट पार्ट ऑफ ब्रेन में। कहाँ पे? नॉन डोमिनेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। नॉन डोमिनेंट पार्ट का मतलब होता है अगर मान लो राइट हैंडेड पर्सन है, राइट हैंडेड का पर्सन है तो राइट साइड में लगाओगे, और लेफ्ट हैंडेड का पर्सन है तो लेफ्ट साइड में लगाओगे, ठीक है। क्या करोगे? लेफ्ट साइड में लगाओगे, ठीक है। ये होता है नॉन डोमिनेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ये यूनिलैटरल की क्या होती है? प्लेसमेंट होती है। अब मैं बात करूं यहाँ पर ईसीटी को कैसे देते हैं, तो दो तरह की होती है। एक होती है डायरेक्ट ईसीटी और एक होती है इनडायरेक्ट ईसीटी। इनडायरेक्ट ईसीटी, डायरेक्ट ईसीटी को क्या दिया जाता है? मैं अब एक एक की बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले बात करूं मैं डायरेक्ट की। डायरेक्ट ईसीटी में कुछ नहीं करना है, पेशेंट को एनपीओ रखना है, एनपीओ रख के एट्रोपिन का इंजेक्शन देना है, एट्रोपिन का क्या देना है? इंजेक्शन देना है, और ईसीटी टिका देनी है, और ईसीटी टिका देनी है। एट्रोपिन का इंजेक्शन क्यों देते हैं? फॉर रिड्यूस जीआई सिक्रेशन, फॉर रिड्यूस जीआई सिक्रेशन, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट ईसीटी। कुछ नहीं करना, पेशेंट को एनपीओ रखना है 6 to 8 आवर्स, एट्रोपिन का इंजेक्शन लगाना है जीआई सिक्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, और जीआई ईसीटी को टिका देना है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इनडायरेक्ट ईसीटी की, अरे मैं बात करूँ इनडायरेक्ट ईसीटी, इसको मॉडर्न ईसीटी भी बोलते हैं, मॉडर्न ईसीटी भी बोलते हैं, मॉडिफाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड बोलते हैं। इसमें क्या होता है? वही पेशेंट को एनपीओ रखना है, पेशेंट को एनपीओ रखने के बाद सक्सिनाइल कोलिन, क्या? सक्सिनाइल कोलिन मेडिसिन देनी है, जिसको अपन मसल रिलैक्सेंट बोलते हैं, मसल रिलैक्सेंट बोलते हैं। फिर प्लस में और क्या देना है? सोडियम पैंथोटेन, सोडियम पैंथोटेन जिसको अपन एनेस्थेटिक एजेंट बोलते हैं। और उसके बाद क्या देना है? पेशेंट को एट्रोपिन इंजेक्शन देना है। क्या देना है? एट्रोपिन का इंजेक्शन देना है, और एट्रोपिन के इंजेक्शन के बाद पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेटेड करना है, और हाइपर ऑक्सीजनेटेड करने के बाद पेशेंट को ईसीटी टिका देनी है। तो इनडायरेक्ट ईसीटी में क्या होता है? देखिए, पेशेंट को एनपीओ रखा, पेशेंट को किस में रखा? एनपीओ में रखा। पेशेंट को एनपीओ रखने के बाद सक्सिनाइल कोलिन दे दी। सक्सिनाइल कोलिन आपका मसल रिलैक्सेंट होता है। मसल रिलैक्सेंट के बाद एनेस्थेटिक एजेंट दे दिया। एनेस्थेटिक एजेंट में हम दे रहे हैं सोडियम पैंथोटेन, सोडियम पैंथोटेन। पैंथोटेन देने के बाद अपन दे रहे हैं पेशेंट को एट्रोपिन। एट्रोपिन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जीआई के सिक्रेशन को रिड्यूस किया जाए। फिर पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेटेड कर दो, और हाइपर ऑक्सीजनेटेड करने के बाद ईसीटी को टिका दो। ये होती है इनडायरेक्ट ईसीटी। जी हाँ दोस्तों, इनडायरेक्ट ईसीटी, ठीक है। तो दो तरह की ईसीटी थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ईसीटी। अब एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि सक्सिनाइल कोलिन देने से पहले क्या मॉनिटर करें, तो ये इसको करते हैं मॉनिटर रेस्पिरेशन, ठीक है। मॉनिटर रेस्पिरेशन, मॉनिटर रेस्पिरेशन को किया जाता है क्योंकि सक्सिनाइल कोलिन लंग्स को भी रिलैक्स कर देगा, और जब लंग्स को रिलैक्स कर दिया इसने तो पेशेंट को ब्रीथिंग की डिफ़िकल्टी हो सकती है। और मान लो ब्रीथिंग ही नहीं है, सांस ही नहीं है, तो पेशेंट क्या जिंदा रहेगा?
यानी सक्सिनाइल कोलिन किसको देते हैं? मसल टीयरिंग से प्रिवेंट करने के लिए अपन सक्सिनाइल कोलिन देते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करूँ इसके इंडिकेशंस की कि किन किन पेशेंटों में ईसीटी दी जाती है। तो सबसे पहला है सुसाइडल थॉट्स वाले पेशेंट में, यानी सुसाइडल टेंडेंसी वाले पेशेंट में देते हैं। दूसरा है जिसके अंदर सीवियर डिप्रेशन हो, सीवियर डिप्रेशन वाले पेशेंट में देते हैं डिप्रेशन। तीसरा अपन देते हैं साइकोसिस वाले पेशेंट के अंदर। अब साइकोसिस में सीजोफ्रेनिया, मेनिया और डिप्रेशन, ये तीनों आते हैं। एज फॉर सीजोफ्रेनिया, मेनिया और डिप्रेशन के पेशेंट आ जाते हैं। तो इन सिचुएशन में ईसीटी इफेक्टिव होती है। अब मैं बात करूं किन किन में नॉन इफेक्टिव होती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं नॉट इफेक्टिव रहती है, यानी ईसीटी कारगर साबित नहीं होती है। तो ईसीटी यानी पहला होता है सिंपल सीजोफ्रेनिया। दूसरी मैं बात करूं हिपेफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया। तीसरा मैं बात करूं न्यूरोसिस वाले पेशेंट में। और सबसे चौथा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वाले पेशेंट में नॉट इफेक्टिव होती है क्या? ईसीटी। ठीक है। अब यहाँ पर ये दो वर्ड हैं, सिंपल सीजोफ्रेनिया और बात करूं हिपेफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया में। तो सिंपल सीजोफ्रेनिया का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ आपको। सिंपल सीजोफ्रेनिया का मतलब होता है इसके अंदर पेशेंट का इंटरेस्ट, इमोशन, मोटिवेशन सब कुछ लॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार की सीजोफ्रेनिया को बोलते हैं सिंपल सीजोफ्रेनिया। क्या बोलते हैं? सिंपल सीजोफ्रेनिया। और मैं बात करूं हिपेफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया की, तो हिपेफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया में क्या होता है? पेशेंट के कॉग्निटिव फंक्शन इंपेयरमेंट हो जाते हैं, यानी पेशेंट की स्पीच, थिंकिंग, बिहेवियर सब डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। और डिसऑर्गेनाइज यानी पेशेंट इनएप्रोप्रिएट लाफिंग करेगा, इमोशनल डिप्रेस्ड हो जाएगा, इमोशनल एक्सप्रेशन करेगा और चाइल्डिश यानी चाइल्ड की तरह बिहेवियर करने लगेगा। उस प्रकार की सीजोफ्रेनिया को हिपेफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया कहते हैं। अब मैं बात करूं कॉन्ट्राइंडिकेशन में, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करूं। रिलेटिव किसकी? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर रिलेटिव। देखिए पहले दो तरीके के होते थे, पहले होता था एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ठीक है, अब एब्सोल्यूट को हटाकर अब सबको किसमें इंक्लूड किया गया? रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में। रिलेटिव का कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है ट्राई टू अवॉइड। क्या होता है? ट्राई टू अवॉइड। ठीक है, यानी सबसे पहले प्रिवेंशन करो, अगर आपके पास कोई उपाय नहीं है तो ईसीटी टिका दो। तो ऐसे कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है ब्रेन इंजरी। कौन सा? ब्रेन इंजरी, ब्रेन ट्यूमर और मैं बात करूं ब्रेन का ट्रॉमा। और एक ही लाइन में बात करूं तो इंक्रीज आईसीपी, जिसका इस आईसीपी बड़ा होता है वो क्या होता है? इनमें नहीं दे सकते, यानी ट्राई टू अवॉइड करो। ईसीटी देंगे तो ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बढ़ा देगा। दूसरी मैं बात करूं यहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेशन में, तो प्रेगनेंसी। किसको? प्रेगनेंसी। और तीसरा मैं बात करूं जिसके एमआई का पेशेंट है और जिसके पेस मेकर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पेस मेकर। तो ये रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहाँ पर ईसीटी देने से पहले क्या करेंगे। तो पेशेंट को क्या रखूं? एनपीओ रखो। पेशेंट को क्या रखना है? एनपीओ रखना है। पेशेंट को क्या रखना है? एनपीओ रखना है। 6 to 8 आवर्स तक आपको एनपीओ रखना है। ठीक है, एंटी कन्वल्सिव मेडिकेशन को क्या कर देना है? स्टॉप कर देना है। मेडिकेशन को स्टॉप कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड बढ़ा देगा, यानी थ्रेशोल्ड बढ़ा देगा, इंक्रीज थ्रेशोल्ड कर देगा। ठीक है, हेयर ऑयल रिमूव करने हैं। अगर एयर ऑयल रिमूव नहीं किया तो ये इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ा देगा। ठीक है, लिपस्टिक अवॉइड करनी है। लिपस्टिक, नेल
पॉलिश को क्या करना है, इसको रिमूव कर देना है। क्या कर देना है, रिमूव। अगर मान लो ये रिमूव नहीं किया तो साइनोसिस दिखेगा नहीं, अपने लिप्स पर साइनोसिस हो रहा होगा पेशेंट को तो वो दिखेगा नहीं, ठीक है। अगर मान लो उसने नेल पॉलिश लगा रखी है तो नेल्स के अंदर साइनोसिस होगा तो वो हमें दिखेगा नहीं, इसलिए हम इसको क्या करवा रहे हैं, रिमूव करवा रहे हैं। एंटी कन्वर्जिव मेडिकेशन को स्टॉप करना है, पेशेंट को एनपीओ रखना है, हेयर ऑयल रिमूव को क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। अब मैं बात करूं यहाँ पर ड्यूरिंग ईसीटी आपको क्या करना है। ड्यूरिंग ईसीटी अगर मैं बात करूं तो ड्यूरिंग ईसीटी में सबसे पहले आप करो सीजर का टाइप और टाइम ड्यूरेशन करो, मॉनिटर करना है, ठीक है। क्या करना है, मॉनिटर करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आफ्टर ईसीटी में, तो आफ्टर ईसीटी आपको पेशेंट के माउथ के सीक्रेशन को क्लीन करना है। क्या करना है, माउथ के सीक्रेशन क्लीन करने हैं, ठीक है। बाथिंग करवानी है, क्या करवानी है, बाथिंग करवानी है। और फिर पेशेंट को लास्ट में आप क्या दे सकते हो, मील दे सकते हो, यानी ठीक है, मील दे सकते हो। तो ये था ड्यूरिंग ईसीटी, सीजर के टाइप और टाइम को मॉनिटर करना है, आफ्टर ईसीटी माउथ के सीक्रेशन को क्लीन करना है और बाथिंग करवानी है, और उसके बाद उसके क्या दे दो, आप मील दे दो, ठीक है। अब मैं बात करूं यहाँ पर मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट की। ईसीटी में कौन कौन से साइड इफेक्ट हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी, तो साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी में सबसे पहला है रेट्रोग्रेड एमनीशिया, ठीक है। सबसे दूसरा है मसल टीयरिंग, और तीसरा है लंबर इंजरी, ठीक है। पेशेंट को रेट्रोग्रेड एमनीशिया का मतलब होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकती है। अब मैं बात करूं यहाँ पर ईसीटी के कितने सेशन करवाने चाहिए, तो 6 से 12 ईसीटी के क्या करवाओ, सेशन, यानी 6 से 12 ईसीटी के सेशन करवा लिए तो ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव होने वाली है। आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।